नमस्कार। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद से ही बड़ा सवाल यह बना हुआ था कि अखिलेश यादव करहल की सीट से विधायक रहना पसंद करेंगे या फिर आजमगढ़ सीट से सांसद रहेंगे। लेकिन अब अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर के ये साफ कर दिया है कि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव करहल से विधायक रहेंगे। माना जा रहा है कि 2024 और 27 को ध्यान में रखकर समाजवादी पार्टी ने अपनी इस रणनीति में बदलाव किया है। समाजवादी पार्टी के लिए केंद्र की राजनीति से अधिक यूपी में पकड़ को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। अब राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि 2017 में सत्ता गंवाने के बाद 2019 में अखिलेश यादव के लोकसभा चले जाने से जनता के बीच में गलत संदेश गया। वो विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तक यूपी की जमीनी राजनीति में सक्रिय भी कम रहे। कई मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उनसे अधिक सक्रियता दिखाई और अखिलेश ट्विटर तक सीमित रह गए। माना यह भी जा रहा था कि जमीन पर कम सक्रिय होने के कारण समाजवादी पार्टी को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। अब खबरों की माने तो होली के अवसर पर जब पूरा मुलायम परिवार सैफई में एकत्रित हुआ तो इस बात पर भी मंथन हुआ कि अखिलेश यादव को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी चाहिए या लोकसभा की। बताया जा रहा है कि खुद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को विधानसभा में रहकर अगले चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाने की सलाह दी है। तो समाजवादी पार्टी भले ही सत्ता से दूर रह गई हो, लेकिन 2017 के मुकाबले पार्टी के वोट शेयर में बड़ा इजाफा हुआ है। सीटें काफी बढ़ी हैं, इससे पार्टी का उत्साह बना हुआ है। अब चुनावी नतीजों को अखिलेश यादव ने भी इसी नजरिए से देखते हुए कहा था कि उनकी पार्टी की सीटें बढ़ी हैं और भाजपा की सीटें घटी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव खुद नेता प्रतिपक्ष बनकर बीजेपी को टक्कर दे पाते हैं या फिर किसी और को वो आगे करते हैं। तो अब अखिलेश यादव ने अपने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि आजमगढ़ की जो सीट है वो अखिलेश यादव ने आज छोड़ दी है। उसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि आजम खान ने भी अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। यानी कि अब यह तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब अखिलेश यादव सक्रिय विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से टक्कर दे पाएंगे और अखिलेश यादव के इस फैसले का क्या इंपैक्ट होगा, आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे। तीन बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गौरव मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। मनोज पोरवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज पोरवाल जी, आपका भी स्वागत। और जनार्दन मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जनार्दन मिश्र जी, आपका भी स्वागत है। मनोज जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगा, चूंकि अखिलेश यादव ने आज अपनी लोकसभा की जो सदस्यता है उससे इस्तीफा देकर के प्रदेश की राजनीति करने का फैसला किया है। यानी कि यह तय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव अपनी प्रमुख विपक्षी भूमिका के तौर पर नजर आएंगे। इस फैसले को, इस निर्णय को कैसे देखते हैं? आपका पहला रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय रहा है वो बहुत ही सराहनीय और जरूरत भी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है, आपने देखा होगा कि कल के पर्चा भरने में, एमएलसी वाले पर्चे भरने में हमारे एमएलसीओं की पिटाई, मतलब मारपीट की गई है, मारित किया गया, पर्चे फाड़े गए। तो इस तरीके से ये चाहिए था, इस समय उत्तर प्रदेश में माननीय नेताजी के पैटर्न पर राजनीति करने का समय आ गया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है, मैं मानना हूँ, मेरा मानना है कि बहुत सही निर्णय रहा है इस माहौल में। गौरव जी, आप कैसे देखते हैं इस निर्णय को? चूंकि पहले तो ये जानकारी आ रही थी कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शायद शिवपाल यादव को आगे किया जा रहा है, लेकिन आप चूंकि अपने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, मतलब ये तो तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव अब सक्रिय होने वाले हैं। क्या एक बड़े चैलेंज के तौर पर आपको दिख रहे हैं अखिलेश यादव? गौरव जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, वस्तुतः ये तो समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का जो मोडस ऑपरेंडी है, जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं, चाचा को अपमानित करना, लगातार अपमानित करना, और अब प्रतिपक्ष नेता के रूप में भी अपनी दावेदारी आकर के करना, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता है। और वहीं आजमगढ़ की जनता, जिसने सर्वाधिक सीटें, आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी को दी, उनको सांसद बनाया, उनके पिता को सांसद बनाया, और उनको अब छोड़ करके वो जा रहे हैं। तो एक प्रकार से अखिलेश जी का ये जो चरित्र है, ये जो रवैया है, ये भी जनता देख रही है। लेकिन ये भी बात सही है कि जिसका जो चीज जहां खोया रहेगा वहीं जाकर के ढूंढने का प्रयास करेगा। और जो अब तक ये सपना देख रहे थे कि नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे, पहले नेताजी को बनाते थे, फिर अखिलेश जी का सपना देखने लगे, तो एक बात तो साफ समझ में आ गई कि इनके सपने चूर चूर हो गए और अपनी वास्तविकता जो है ये महसूस करने में, ये समझने में इन्होंने काफी देर लगा दी।
लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है, जो बहुमत दिया है, वो बहुमत राष्ट्रवाद के लिए दिया है, विकासवाद के लिए दिया है। और 2024 को ध्यान में रख करके अगर ये निर्णय ले रहे हैं तो उसमें भी ये मुंह की खाएंगे, इस बात के लिए हम आश्वस्त हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी आश्वस्त है। जनार्दन जी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत चर्चा हुई थी उस वक्त भी, जिस समय ये खुलकर सामने आया कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शिवपाल यादव का नाम आगे हो रहा है, तब भी ये चर्चा हुई कि अखिलेश यादव अगर नहीं रहेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, ये यहाँ की राजनीति नहीं करेंगे, तो फिर आगे 24 और उसके बाद 27 के अंदर क्या समाजवादी पार्टी दोबारा से सत्ता में वापसी कर पाएगी या नहीं। लेकिन अब अखिलेश यादव जो फैसला ले रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? उसका इंपैक्ट आपको क्या लग रहा है? भविष्य में क्या होने वाला है? देखिए आयुष जी, अखिलेश जी को बतौर सांसद ज्यादा समय दिल्ली में देना पड़ता था, क्योंकि वहां पर उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनको संसद में उसको रखना पड़ता, अपना पक्ष रखने के लिए वहां पर रहना पड़ता था। तो अभी अखिलेश यादव जी का एक स्पष्ट वो एक सामने आ चुका है, एक उन्होंने एक मन बना लिया है कि विधानसभा में सरकार को घेरेंगे। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी पार्टी जो है उसमें उनको नेता मान लिया गया है, तो वो विपक्षियों को जोड़े रहने के लिए भी उनका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में होना बहुत आवश्यक है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आगे जो 24 का इलेक्शन है, अगर वो चीज देखिए, अखिलेश यादव जी को इस चीज का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। आपने देखा कोरोना टाइम में मोस्टली चीजें जो थी वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स और ट्विटर पे ही चल रही थी, तो और बाद में एकदम से आया, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट इस चुनाव में आपको देखने को मिला। तो अखिलेश जी उस चीज को अब पूरा करना चाहते हैं और कहीं कहीं ये एक संदेश देना चाहते हैं कि जो विपक्ष की भूमिका है, दमदार विपक्ष की भूमिका में वो सामने रहेंगे और आगे भी चुनौती देते रहेंगे। मनोज जी, क्या ये समझ में आया 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद की जो गलती हुई 2019 में जाकर के लोकसभा, उस वजह से समाजवादी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली? पहला मेरा सवाल ये कि क्या ये गलती अब आप लोगों को लग रहा है कि हो गई? और दूसरा ये है कि जो परिवार को लेकर के सवाल यहां पर भी गौरव जी ने उठाया कि एक बार फिर आपने नाम आगे किया कि शिवपाल यादव जी को आप लोग नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे, लेकिन वहां पर फिर अखिलेश यादव जी हमको दिखेंगे। और एक और महत्वपूर्ण चीज जो उसमें जोड़ी कि भाई अगर आजमगढ़ आपको 10 की 10 सीटें जिता रहा है, वहां का प्रतिनिधित्व छोड़ करके आप करहल को अपना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, तो इसको लेकर के वहां की जनता में भी एक सवाल होगा। इन तीनों ही विषयों पे मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा मनोज जी। 80 सीटें और लोकसभा की हैं उत्तर प्रदेश में, और मैंने पहले भी कहा था कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें महती भूमिका होगी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की। लेकिन जो पसियाँ उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन कर रहा है, इसमें बहुत बड़ा संघर्ष होने जा रहा है। जब तक कार्यकर्ता मौजूद नहीं करेगा, नेता हमारे सामने नहीं होंगे, हमारे साथ नहीं होंगे, तो हम समझ रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन दोनों निरकुश हो जाएगा। आपने देखा इस तरीके से विधान परिषद चुनाव कभी नहीं हुआ है कि जहाँ एक एमएलसीओं के साथ पर्चा फाड़ा जा रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इसमें जब आएगा विपक्ष पे, जब पूरा मौजूद होगा विपक्ष सड़क पर आएगा, तब महसूस होगा कि गुंडागर्दी कैसे रुकती है। आप देखना, समय आने वाला है, 6 महीने नहीं, लेकिन मनोज जी भाई, लेकिन आजमगढ़ ने जिस जनता ने चुना एज ए सांसद चुना, जिनको लोकसभा तक पहुंचाया वहां की जनता ने, अब अगर उनके प्रतिनिधित्व को आप छोड़ेंगे तो उस जनता के मन में भी तो एक निराशा होगी ना कि हमारा प्रतिनिधित्व तो छोड़ दिया आपने, अब आप करहल चले गए। आप प्रतिनिधित्व छोड़ दिया है, लेकिन आप देखते जाइए, अभी बहुत बड़े लेवल की बात है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ, जो मेरी सोच है, उनका ही प्रतिनिधित्व रहेगा आजमगढ़ में। थोड़े दिन इंतजार करिए, आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि उनका ही प्रतिनिधित्व रहेगा आजमगढ़ नहीं छोड़ेंगे। तो अभी दिखाने के लिए छोड़ दिया है, लोकसभा के चुनाव 24 आते आते फिर से वहीं से लड़ लेंगे आप। नहीं, और भी आप समझिए, प्रतिनिधित्व कोई भी होता है, प्रतिनिधित्व कोई भी बन सकता है। हम भी प्रतिनिधित्व आपके बन सकते हैं, आप भी किसी चैनल के प्रतिनिधि हैं, आप समझिए मेरी बात। हम इतने इसको नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन अरे तो खुल के बोलिए ना मनोज जी, इसको बताने में क्या हर्ज है? चलिए, मनोज जी नहीं बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। गौरव जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, एक बात अखिलेश यादव जी ने जो कही वो तो बिल्कुल फैक्ट है कि देखिए सीटें आपकी कम हुई हैं, वोटिंग परसेंटेज समाजवादी पार्टी का बढ़ा है, और दूसरा महत्वपूर्ण ये भी है कि उनकी सीटें भी बढ़ी हैं। अगर इसी तरह से अखिलेश यादव वाकई में अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जान फूंकते रहे या उनके मनोबल को बढ़ाते रहे, तो निश्चित तौर पर चुनौतियां दोनों स्तर पर होंगी, 24 में भी और 27 में भी। देखिए, जनार्दन जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। पूरे कोरोना काल में पिछले 5 वर्ष में
जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का कार्यशैली रहा है और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स किया इन लोगों ने और ट्विटर केवल खेला, उसका असर भी कहीं ना कहीं दिखाई दिया। और इस समय जो ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरा समय दे करके और परिणामों को पलट देंगे या कोई पैराडाइम शिफ्ट ला देंगे, तो ये दिवा स्वप्न है। उसका कारण ये है कि इन चुनावों में समाजवादी पार्टी, विपक्ष की सभी पार्टियां और देश और विदेश की सारी शक्तियां पूरी ताकत से लग गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दुनिया की सारी शक्तियां लगी हुई थी, क्योंकि इससे 2024 फतह करने की बात चल रही थी। और समाजवादी पार्टी की मोडस ऑपरेंडी थी कि चुनावों के पहले इतनी सड़कों पर इतना उपद्रव किया जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति धूल-धूसरित हो जाएगी और जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक रोष पैदा हो जाएगा। और उसका प्रयास भी करने का इन लोगों ने कोशिश किया, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। और चाहे ये कितनी भी संख्या में जमीन पर उतरे, सड़कों पर उतरे, लेकिन इनके मुद्दे झूठे हैं, इनके विषय झूठे हैं और जनता इनको पहचान चुकी है। नहीं, लेकिन एक चीज गौरव जी एक चीज तो बताइए ना। देखिए, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये सफल नहीं हुए, वो तो हमको डाटा जो हमको दिख रहा है या जो आंकड़े हैं वो तो आपके पक्ष में है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है ना, ये भी आप नकार नहीं सकते। इनकी सीटें बढ़ी हैं, इसको भी आप नकार नहीं सकते। और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत का मार्जिन भी बहुत कम हुआ है। तो यानी कि जिस रफ्तार से अखिलेश यादव बढ़ रहे हैं वो तो आपको चैलेंज पेश करेंगे ही, और वो भी तब जब वो फुल टाइम पॉलिटिक्स कर नहीं रहे थे। आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि वो दिल्ली में थे, समय नहीं दे पा रहे थे। अब जब यहां रहेंगे तो आप लोग के लिए चुनौती नहीं खड़ी होगी 24 के अंदर भी और 27 में भी? चित्रांश जी, अखिलेश जी का लोकसभा में जो उपस्थिति है वो 33% की है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कितना समय दिया है उन्होंने। 100 में सिर्फ 33%। तो जो समय दिया है वो उत्तर प्रदेश में ही दिया है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप उसको गूगल करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा डेटा उनका उपस्थिति का। तो उत्तर प्रदेश में पूरी संपूर्ण शक्ति के साथ ये चुनाव लड़ रहे थे और बहुत सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से हारी है। 100, 200, 206, 209, बहुत सारी सीरीज ऑफ सीटें हैं। तो हम भी ये बात कह सकते हैं कि हमारी सीटें 300 के पार का जो हम नारा लगा रहे थे वो बहुत कम मार्जिन से, कुछ 100 के मार्जिन से हम पीछे रह गए, लेकिन हम भी बहुत ताकत से जमीन पर उतरेंगे, विकास के कार्यों के साथ उतरेंगे और इनके नकारात्मक दुष्प्रचार को तोड़ते हुए जनता के बीच में जाएंगे। और 2024 में हमारे पास नेता प्रधानमंत्री का मोदी जी हैं, दुनिया के सर्वाधिक स्वीकार्य में नेता है, 77% की उनकी टीआरपी है पूरे वर्ल्ड में, इकलौते नेता हैं। और हमारे पास एक तरफ मोदी जी और दूसरे तरफ अखिलेश जी क्या लोकसभा में सपना दिखाएंगे? फिर वही जो पश्चिम बंगाल में हुआ वही उत्तर प्रदेश में दोहराएंगे। जनता भली भांति जानती है उनके चाल चरित्र को, इसलिए उस जनता ने बैठाया है। हाँ, लोकतंत्र में मेहनत करना, परिश्रम करना हर पार्टी का, हर नेता का काम है, वो करे, स्वागत है उनका। लेकिन साथ ही साथ हम सोएंगे नहीं। हम जैसे कोरोना काल में दौड़ते रहे, मेहनत करते रहे, वैसे फिर मेहनत करेंगे और जी जान से मेहनत करेंगे और इनकी सच्चाई को उजागर करते रहेंगे। जनार्दन जी, इसके पीछे की स्ट्रेटेजी आपको क्या नजर आ रही है? अखिलेश यादव का लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना सिर्फ इतना भर है कि वो एक्टिव हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर 24 और 27 को लेकर के, या कुछ और भी इसके पीछे आपको दिख रहा है? और क्या जो शिफ्ट होने की बात या बहुत बड़ा कोई परिवर्तन हो जाएगा, या फिर 24 चूंकि अभी हमारे सामने है इसलिए उसके अंदर कोई बहुत बड़ा डेंट लगा देंगे अखिलेश यादव? क्या ये परिस्थितियां आपको लग रहा है कि बना पाना इतना आसान है अखिलेश यादव के लिए? इसके पीछे क्या असल कारण आपको नजर क्या आ रहा है जनार्दन जी? आयुष जी, सबसे पहली बात तो देखिए, आजमगढ़ पे ज्यादा आश्वस्त हैं अखिलेश यादव जी। समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो उनकी एक मतलब मजबूत सीट है और अगर अखिलेश जी छोड़ते हैं तो भी वो वहां पे उनको नुकसान नहीं होगा, जैसा मनोज जी अभी अपने इशारों में कहना भी चाह रहे थे। तो दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है, जो हम लोग बार बार एक बात कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। उसमें देखिए, इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ है वो बाईपोलर था, एक भाजपा और भाजपा के अगेंस्ट सारे थे। तो इस चीज में जैसे जब पार्टियों का जो बाकी पार्टियां थी उनका एकदम अस्तित्व ही एकदम प्रश्न चिन्ह लग चुका था। चाहे आप बसपा की बात कर लीजिए, चाहे आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, बड़ी बड़ी पार्टियां थी। तो इस वजह से उनका वोट जरूर कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ, तो कुछ उनको सपा को भी फायदा हुआ है। तो इस नजरिए से जब आप देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि 24 की स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो सकती है। नहीं, लेकिन जनार्दन जी, सबसे बड़ा गठबंधन तो हम लोगों ने देखा ही था 2019 के अंदर। भाई, इससे बड़ा गठबंधन हो क्या सकता था कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, लेकिन उसके बाद भी क्या हश्र हुआ वो हमने देखा। अब अगर ये वोटिंग परसेंटेज को आप ये कहते हैं कि देखिए बाईपोलर था इसलिए जो बड़ी पार्टियों के वोट कटे वो समाजवादी पार्टी को मिला,
तो बदलेगा क्या 2024 के अंदर? और अगर अखिलेश यादव एक्टिव पॉलिटिक्स में यहां पर रहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ा चैलेंज या चुनौती के तौर पर आप उनको देखते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब विधानसभा में मजबूत विपक्ष होगा तो निश्चित रूप से हर एक बात जो है उस पे आरोप प्रत्यारोप और चर्चाएं होंगी। तो उसमें कहीं ना कहीं एक जो विपक्षी पार्टी है उसमें अपनी मजबूती देखती है कि हम हर चीज पे कोई भी अगर हम चाहे वो कानून की बात हो या किसी भी चीज को लेकर हम उनको घेर सकते हैं और जनता तक अपने अपने पक्ष को मजबूती से रख सकते हैं। यही एक वो दिखता है। बाकी चीजों में देखिए, अखिलेश जी ने जो एक परसेप्शन बनाया, जो एक बात कही थी, जो उन्होंने बड़े एक आश्वस्त होकर बोले कि 400 के पार जा रहे हैं, तो वहां से जब आप देखते हैं तो अखिलेश जी ने बहुत बड़ा गेन नहीं किया है। लेकिन फिर भी अब अखिलेश जी को ये लगता है कि पूरे प्रदेश में अगर विपक्षी के तौर पे कोई नेता माना जा रहा है तो वो अखिलेश यादव है। उसी छवि को बनाए रखते हुए अपने आप को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है कि प्रदेश की राजनीति ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी केंद्र में जाने का। अभी कुछ जब तक मजबूत नहीं हो जाते वहां जाने का कोई प्रश्न नहीं है। मनोज जी, 16 या 17 महीने अगर हम लोग देखें तो 24 का जो चुनाव है उसमें सिर्फ एक्टिव तौर पर बचे हुए हैं। ये 16-17 महीने के अंदर आपको लग रहा है कि कोई इतना बड़ा परिवर्तन, या अखिलेश यादव अगर अभी भी एक्टिव हो जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा डेंट आप लोग भारतीय जनता पार्टी को लगा पाएंगे? क्योंकि उनके पास तो प्रधानमंत्री मोदी जैसा एक चेहरा है। जब आप लोकसभा के चुनाव में जाएंगे तो फिर प्रधानमंत्री के नाम और उसके चेहरे पर भी चुनाव होगा। कैसे जनता को आश्वस्त कर पाएंगे आप लोग? हम आपको थोड़ा पीछे ले चल रहे हैं। बिहार का चुनाव, जब बिहार का चुनाव केवल एक व्यक्ति के पीछे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार और साथ साथ कई प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री, गृह मंत्री सब लोग लगे थे। इसके बाद लेकर चल रही मैं आपको बंगाल का। बंगाल में पूरा केंद्र की सरकार और सभी कई प्रांत के मुख्यमंत्री वहां लगे थे। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी और बहुत से कई मुख्यमंत्री और पूरे मतलब पूरा सांसद सब लगे थे। अब चुनाव आ रहा है लोकसभा को, तो मुझे लग रहा है कि जितना सेंट्रल के जो है राजनीति है वो यहाँ पे अब नहीं आ पाएगी, अपने पे प्रदेश में रहेंगे सब लोग। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ उत्तर प्रदेश का विपक्ष बहुत मजबूती चुनाव लड़ेगा और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री हैं, लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ा चेहरा तो यहाँ रहेगा ही भाई। प्रधानमंत्री का तो जो क्षेत्र है वही वाराणसी है। अब आप यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि एक जो चेहरा है उससे चेहरे से आपको लड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि अखिलेश यादव अगर 16 महीने में ये करिश्मा कर ले जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। डेंट लगाएंगे कैसे? सवाल तो इसी बात का है। और अगर आप कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज आपका बढ़ा है तो जनार्दन जी ने बता दिया, चूंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और बाकी तरफ आप सारी पार्टियां एक तरफ रख लीजिए, इसलिए लगता है कि जो वोट शिफ्ट हुआ वो शायद आपको मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन आप लोगों ने किया। क्यों आश्वस्त हैं इतना? नहीं, परिवर्तन थोड़ा भी और होगा। जो बसपा का वोट था, मायावती जी का वोट था, जो भाजपा को लेकर था तो वो तो चला गया, उनकी सीटें में वोट बढ़ा है। लेकिन जो हम लोगों का साथ आना था वो बसपा के साथ बना रहा। अब बहन जी का न्यूट्रल क्या लग गया, बिल्कुल ये लग गया कि जैसे राजनीति में वो है ही नहीं। एक सीट आई है, मतलब कितना ग्राफ नीचे हुआ है। अब हम समझ रहे हैं, जब लोगों ने देख लिया है जो भाजपा असंतोष बहन जी के साथ वोटर था वो निश्चित समाजवादी पार्टी में आएगा फिर लोकसभा चुनाव में। ठीक है गौरव जी, कुछ हाँ नहीं ठीक है, वो तो हम भी देखेंगे। लेकिन आपने बड़ा गठबंधन किया था जब मायावती के साथ, तब भी हम लोगों ने देखा था अगर वो वोटर्स आपके साथ खड़ा होता, जिसको आप कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे वो समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएगा, तो जब मायावती थी तभी आपके साथ आ जाना चाहिए था। लोकसभा चुनाव में क्यों सफलता नहीं मिली थी फिर 19 में? ऐसा होता है, जब मौसम जिस तरीके चलता है आदमी उसी में डलता है। अब आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले 370 का किया, फिर जो है राम मंदिर का किया, इसके बाद कई उन्हें और किया, नोटबंदी की। इसके बाद जब कुछ सब मुद्दे पुराने होते गए तो उन्हें अपने जो 6-7 जिले जो थे हमारे, इटावा, मैनपुरी, फरक्काबाद, इटावा में, उन्हें वही नारा दिया साहब अगर सपा की सरकार आएगी तो गुंडई बढ़ेगी, ये बढ़ेगा, तो उसी भी आ गए थे। 20 और 80 का नारा दे दिया। ये सब राजनीति में नहीं होता, मेरा मानना है। मैं अभी भी आपके चैनल ये 20-80 कर रहे थे तो आप उसको डाइल्यूट कर देते। अगर ये कह रहे थे कि गुंडाई नहीं हो, अगर ये कह रहे थे कि आप लोगों के आने से गुंडाई बढ़ेगी तो आप ये कह देते कि नहीं समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी गुंडाई नहीं बढ़ेगी। आपकी बात में जनता आती नहीं, इनकी बात में जनता कैसे आ जाती है? ऐसा है, मीडिया बहुत बड़ी है। जहां आप जिसके सामने हम बैठे हैं, आप जिसको चाहो उसको दिखाएंगे, जितनी देर दिखाएंगे उतना देर दिखाएंगे। ये मीडिया जो अरे अखिलेश यादव की ऐसी कौन सी रैली है जिसको नहीं दिखाया? आप बताइए मुझे, एक चैनल बताइए मुझे। नहीं ऐसा अब हम बता रहे हैं, जैसे अभी कई घटना हुई है। आज हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं मुझे बताइए, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी ने इस्तीफा दिया ना, आधे घंटे से तो हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, आप फिर भी आरोप लगा देते हैं। बताइए
अरे आप करेंगे कुछ काम तो हम बिल्कुल दिखाएंगे और बेशक दिखाएंगे। गौरव जी चलिए ठीक है, एक सेकंड गौरव जी, आने वाले समय में हम लोग काम करके दिखाएंगे। नहीं ठीक है, उम्मीद है भाई। देखिए मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है और आप लोग लड़े, हम इससे मेरा कोई एतराज थोड़ी ना है। गौरव जी। आयुष जी देखिए 80 और 20 की मनोज भाई ने बात की, लेकिन वहीं अखिलेश जी क्या कह रहे थे, 403 में 400 यानी कि 100 में 99 ये रहेंगे, इस तरह का इन्होंने नारा लगाया था। और जिस MY समीकरण पे ये उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं वो MY समीकरण की ये पराकाष्ठा है 2022 का विधानसभा चुनाव। और जब एक बार एवरेस्ट पे चढ़ जाता है व्यक्ति तो उसके ऊपर कोई चोटी नहीं है, उसके नीचे ही आना पड़ता है। तो ये इनकी एवरेस्ट है। 2022 विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए एवरेस्ट की भांति है। अब इससे ऊपर नहीं जाएंगे। अब इनका MY समीकरण डाइल्यूट होगा और वो डाइल्यूट होगा, इनका तिलिस्म टूटेगा और 2022 में वो सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई देंगे। और जो इनका ये सपना है मजबूत विपक्ष का, विपक्ष तो रहेगा लेकिन मजबूत तब तक नहीं हो पाएगा जब तक ये सच्चे विषयों के साथ नहीं रहेंगे, सत्यता के साथ नहीं खड़े होंगे। झूठे विषय, झूठे मुद्दे, भ्रम फैलाना, जनता के अंदर में आतंक का माहौल खड़ा करना, आज ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं लेकिन जनता का मैंडेट इनके आतंक के विरुद्ध है। जो इन लोगों ने मचाया था वो भय आज भी निकला नहीं है जनता के दिलो दिमाग से। इसलिए कम से कम इस प्रकार का दुष्प्रचार अभी भी मनोज भाई करेंगे कि परेशान किया जा रहा है, इनके प्रत्याशी को परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अगर ऐसा ही करना होता तब फिर हम 300 पार होते, फिर क्यों कम होते। आप तो पहले ही EVM का रोना शुरू कर दिए थे क्योंकि आपको जानकारी थी, आपको पता था कि जनता आपके साथ नहीं है और ये जनता 2024 में भी आपके साथ नहीं रहेगी। उन सारे मुद्दों, चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, चाहे कोई भी ऐसा मुद्दा जिस पे आपको लगता रहा होगा कि नहीं जनता जो है भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, अब हम लोग भी देखेंगे 24 में क्या होता है और हालांकि अखिलेश यादव ने ये जो है आज निर्णय लिया उसका इंपैक्ट होता क्या है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो चलिए इसी के साथ बड़ी बहस में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।